बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासत बदस्तूर सिफारती मरासले के बयानिए की लपेट में है। पहले इमरान खान साहब ने इस मरासले को बुनियाद बनाकर बैरूनी साजिश का एक मकबूल बयानिया बनाया। अब यही काम हुकूमत करती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमती रहनुमाओं की अब तमाम तर तवज्जो इसी मामले पर है। कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई नून लीग की जानिब से, जिस पर यह इंदिया दिया गया कि शायद इमरान खान साहब पर हुकूमत आर्टिकल 6 लगा सकती है। और आज विफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ जो है FIA से तहकीकात कराई जाएंगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIA की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अगर तहकीकात होनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उसकी तरफ ये मामला जाना चाहिए और वही ये तहकीकात करे ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वजह है हुकूमत मुल्क की अहम मसाइल को छोड़कर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इसी मामले पर क्यों सर्व कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मामले को किस तरह से टैकल करेगी, या फिर एक बार फिर अवाम के सामने ये मामला लेकर जाएगी, जैसा कि खान साहब आज टेक्सला में मौजूद है और जलसे से खिताब भी कर रहे हैं। इसी तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा PTI अली जैदी ऑडियो पर मौजूद हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि हुकूमत ने जो आप लोगों के खिलाफ अब फैसला किया है कि इस मुबैना ऑडियो को लेकर वो FIA से तहकीकात कराएंगे, तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से किस तरह से इसको टैकल करेगी, या फिर एक बार फिर आप लोग अवाम के सामने ये मामला लेकर जाएंगे? जी, पहले तो क्लैरिटी से जरा मुझे 2-3 चीजें समझा दें। जी। कल मैं उनकी शक्लें देख रहा था इस जवाब का जवाब देने से पहले, वो इतने उदास बैठे थे, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई नुकसान हो गया उनका बहुत बड़ा। इतने उदास मुंह बना के सारे और बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। देखिए, हुकूमत ने ना इस तरह की हरकतें नहीं करती। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में होती हैं शायद वो कर लेती हैं। जब इन्होंने अब ये अच्छा, दूसरी मुझे एक बात की बड़ी अफसोस हुई, वो कल बैठे थे सारे, ये उसके पीछे लिखा था कायद विजन फॉर पाकिस्तान। मैं सोचता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रूह कितनी तड़प रही होगी। आगे एक बैठा हुआ है मनी लॉन्ड्रर, दूसरा बैठा हुआ है जिसके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि इसने कत्ल किए में फैसला, बाद में वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, मनी लॉन्ड्रर फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। उसके बाद वो एरिस्टूल साहब बैठे हैं और एक बैठे हैं जिनकी पाकिस्तान में क्या दुनिया में क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेनिफिशरी सारी प्रॉपर्टीज की मगर यही मोहतरमा है। यह है कायद का विजन। वो लिखा है कायद विजन फॉर पाकिस्तान पर। का डिप्रेसिंग उनकी शक्लें भी देखने से और ये भी। अब आ जाए जो आपने बात की कि ये क्या करना चाहते हैं। देखें, कोई चीज ऐसी है, दो रिकॉर्डिंग्स आई हैं जो उन्होंने लीक है। सेकंड वाली तो वो तो उसकी तो दे कट एंड पेस्टेड इट, यानी कि उसमें बहुत सारी वो मिक्सचर करके बनाया हुआ है। जो पहली वाली आई थी उसमें भी ना कोई ऐसी बात की खान साहब ने जो पब्लिक में नहीं की। दूसरी वाली आई थी, हालांकि इन्होंने कट एंड पेस्ट किया इधर उधर से, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक में नहीं है, ही कुछ नहीं इनके पास। जो भी बात की वो तो पब्लिकली की हुई है। तो साइफर, अब इनका बयानिया था कि साइफर चोरी हो गया, तो 22 तारीख को जब पता चला कि यार साइफर चोरी के 22 तारीख को तो मीटिंग की 22 अप्रैल को, जिसमें वो पूरी NSC में साइफर दिखाया गया। तो इन्हीं के जमाने में चोरी होगा, आप कहते थे साइफर तो यहाँ भी है वहां भी है। सो देयरफॉर ये झूठ का एक पलंदा था जो झूठों के ग्रोह से एक साफ बात हो रही थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी। अगर ये समझते हैं कि ये कैबिनेट से अप्रूव करा के, मैंने पढ़ा है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है कैबिनेट का कि जी FIA की इंक्वायरी कराएंगे ये वो, देखें, ईमानदार अफसर रख दें, ये खुद फंस जाएंगे। अगर ये कंट्रोल ना करें और ये 2 नंबरी ना करें, खुद फंस जाएंगे। और सीरियसनेस इनकी सिर्फ ये है कि इस सारे लीक्स को और वो सारे को अनफोल्ड करने के लिए एक शख्स जिसको शायद व्हाट्सएप भी पता नहीं पूरी तरह चलाना आता नहीं आता, ये बड़ी हाईली टेक्निकल फील्ड है, उसमें राना सनाउल्लाह को उन्होंने बनाया है। मतलब इससे इसकी सीरियसनेस का अंदाजा होता है। सर, आप लोग किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? अब आप लोग किस तरह से रेजिस्ट करेंगे? क्या आवाम के सामने रेजिस्टेंस शो करेंगे इस मामले पर, या फिर कोई कानूनी कार्रवाई आप लोगों की जानिब से भी की जाएगी? नहीं, हमें ये तो फैसला करेंगे जब साथ बैठ के लीडरशिप करेगी, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी चीज है नहीं। अच्छा। इन्होंने अगर ये कैबिनेट का फैसला किया है तो ये कर ले अपनी FIA की तहकीक, इसमें है क्या? ये करे कुछ नहीं सकते। यानी कि आप जबरदस्ती तो दिन को रात और रात को दिन नहीं बना सकते ना।
ये FIA की अपनी तहकीकाती कमेटी बना लें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि ये लीक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा है कि ये बातें लीक कैसे हो रही हैं। ज़ई साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल डिमांड ये की गई कि FIA क्योंकि हुकूमत के ताबे है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट फोरम जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर दे तो आपको कोई एतराज़ नहीं, बल्कि आपके लीडर ने तो ऑब्वियसली उसको इनकरेज भी किया है। क्या वाहिद सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा फोरम है जो आपको एक्सेप्टेबल है, या FIA को रद्द करते हुए भी कोई एक या दो और भी ऐसे फोरम्स हैं जो अगर इन्वेस्टिगेट कर दें तो आपको और आपकी पार्टी को you'll be satisfied? अच्छा देखें, I just want to, there are 2-3 things अभी जरा इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो बात आपने की है। देखें, दुनिया के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब तहकीकात करती हैं तो किसी को एतराज नहीं होता, बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्चुअली अनबायस्ड होती हैं, यानी कि वो असल में बिल्कुल वो न्यूट्रलिटी रखती हैं, यानी किसी शख्स की या किसी हुकूमत की वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और वो जो सच और गलत में वो अपना काम कर देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि हर जगह परफेक्ट है, इम्परफेक्शन हर जगह है, यहाँ पे परफेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम ही इम्परफेक्ट है। सो देयरफॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, अब आप मुझे बताएं, ओमनी ग्रुप की GIT बनी हुई है, या उज़ैर बलोच की GIT बनी हुई है, या निसार मुराई की GIT बनी हुई है, या बल्दिया फैक्ट्री फायर की GIT बनी है, उसमें किसी को इतराज तो है नहीं ना। उसमें एक से ज्यादा थे, यानी कि उसमें रेंजर्स भी बैठी है, FIA भी बैठी है, शायद ISI वाले भी बैठे हैं, IB वाले भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं, दे आर ऑल टुगेदर, और सीनियर ब्रिगेडियर लेवल के या लेवल के लोग बैठ के उसको साइन करते हैं, और जो नीचे रिसर्च करते हैं वो सारे तुम। नाउ ये अगर सिर्फ FIA करेगी, ऑफ कोर्स इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क्स होंगे, इसीलिए हमने कहा सुप्रीम कोर्ट को दे दें, सुप्रीम कोर्ट कर ले उसकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन, तो इशू क्या है? और कोई है मुझे बता देना इदारा जो ये कर सकता हो अनबायस्ड। इसलिए मिक्स बनता है हमेशा, व्हेनेवर यू हैव दिस GITs या कोई भी, वो मिक्स बनती है, हर इदारे से लोग लेते हैं ताकि वो अनबायसनेस रहे और न्यूट्रल रहे, माने कि वो फैक्ट्स के ऊपर बात करें। बाय द वे उन GITs के ऊपर भी एक्शन नहीं होता, ये भी अफसोस का मुकाम है। अच्छा, अली जैदी साहब, खान साहब ने अभी टेक्सला जलसे में साइफर के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक बार फिर से इस मामले को उठा दिया है। आप बताइएगा कि वजीर आजम ऑफिस से इतने अहम डॉक्यूमेंट को लेकर चले जाना क्या वाकई में इतना आसान होता है? सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताइएगा। देखें, डॉक्यूमेंट जेब में रख के कोई ले जाए या फोटो कॉपी बना ले, किसी की जैकेट की जेब में रखा हो डॉक्यूमेंट फोल्ड करके ले जाए, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन वजीर आजम हाउस का कमरा, वजीर आजम का कमरा बंद होना और वहां से कॉन्वर्सेशन लीक होना, चाहे खान साहब की चाहे ये वजीर आजम की, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है पाकिस्तान के अंदर कि एक इतना पावरफुल मुल्क, इस्लामी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, और उसके वजीर आजम के कमरों के अंदर की डिस्कशन लीक होके और आम सोशल मीडिया पे फेंकी जा रही है। सवाल तो ये बनता है ना, कागज तो कोई भी उठा के ले जाए, कागज उठा के ले जाने एक और चीज, हालांकि वो भी फाइल होता है, मतलब इट्स नॉट इजी, कोई ना कोई 2-3 लोग मिले हो या कोई यू डोंट नो कि वहाँ पे चाय वाला भी होता है, there's a lot of people, so you, जैदी साहब ये सारी बातें तो ज़ई साहब ये बातें तो आपकी दुरुस्त हैं। सवाल ये है कि आपकी पार्टी करने क्या जा रही है? ठीक है, ऑडियोज़ कैसे लीक हुई, किसने की, वो एक तहकीक होगी, मरासले के ऊपर कोई आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फॉरन इन्वेस्टिगेट करे, वो कहेंगे राना सनाउल्लाह साहब की कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, कहीं दरमियान में कोई सेटलमेंट हो जाएगी। ये कहानी तो चलती रहेगी, ये तो हमारी सियासत के रोज़ पहिए हैं। अवाम जो कि पिछले इतने महीनों से अवाम आपके साथ है या आपकी पार्टी के साथ बेशतर या एक मेजॉरिटी तो कम से कम नज़र आती है, जो इंडिपेंडेंट फोरम्स इन पोलिंग स्टेशंस भी कहते हैं कि इंडिपेंडेंट के आपके पास एक मेजॉरिटी है, वो देख रही है कि हम कितनी देर चलेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, कल क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आएगी, व्हाट्स दी
फाइनल स्ट्रॉ क्या होगा? तो कुछ एक्शन देखा जाएगा पीटीआई की तरफ से? देखिए, वैसे अगेन गुड क्वेश्चन। मैं ये समझता था कि जिस दिन इसहाक डार को मैंने एक एब्सकॉन्डर को जो खुद अपनी हुकूमत में सरकार के जहाज में भागा था, इंटरिम में नहीं अपनी हुकूमत में, और अपनी हुकूमत में सरकार के जहाज में वापस आ गया, आई थॉट कि इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। लेकिन देखें, पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। ये आपको आपके सारे फोरम्स या कोई जो इमरान खान के अगेंस्ट भी हैं उनसे भी पूछ रहे हैं तो वो नजर आ जाता है किस तरह के जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। इवन इलेक्शंस में भी आपको नजर आ गया। इनफैक्ट कराची में तो खान साहब आ ही नहीं सके, फिर भी हम सारी जमातों को मिला के हमारे वोट डबल थे। पब्लिक को ज़ाहिर साहब, इसको सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे आप कोई चैलेंज करेंगे या किसी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? क्योंकि एफआईए की जो कमेटी है वो तो अब कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है, वो तो इमरान खान साहब को भी तलब करेगी, वो उनके दीगर साथियों को भी तलब करेगी, तो इसको क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जाएगा आपकी जानिब से? जी, मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। दूसरे वाले का आसान है। कल हमारी मीटिंग है, कल हम मीटिंग में इसको एक प्रॉपर लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने किस तरह इसको करना है। तो मैं कपल वक्त आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन जो पहला सवाल था कि क्या करने जा रहे हैं जी, और क्यों, क्या शायद आवाम तो करेगी। ये पाकिस्तानी 75 साल से तो थका नहीं है जो इसके साथ जुल्म हुआ है, तो ये अभी 2-4 महीने में नहीं देखेगा। पाकिस्तानी तैयार है। लीडरशिप के काम होता है केओस को बचाना। देखिए, हमने जो भी अभी तक किया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अगर हम जलसा कर रहे हैं। हमें आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है पीसफुल पब्लिक असेंबली की, वो तो हम कर रहे हैं। और हम करेंगे और अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा अभी तक। हमने अगर मार्च किया, हमारे पे अटैक, वो कानून तो उन्होंने, कानून नाफिज करने वालों ने कानून तोड़ा। लोगों को ब्रिजों से फेंक रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, चीज जो कर रहे थे। वी नेवर सेड कि हम तो कोई वायलेंट पार्टी नहीं है, ना हमारा कोई वायलेंट कभी विंग है, ना कोई टेररिस्ट विंग हमारा बना है, ना कोई अल-जुल्फ़िकार, ना कोई ये वो क्या थंडर स्क्वाड, इस तरह की चीजें हमारे पास, ना गुल्लू बट हमारे पास नहीं है। हम पीसफुल फैमिली वाले लोग, हम अपना काम रखेंगे जो हम जा रहे हैं मोमेंटम। और हमारी एक ही डिमांड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो आपने कहा कि अवाम के जो इश्यूज हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, देखिए सबसे बड़ा अवाम का इशू इकोनॉमिक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बिकॉज एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये इट्स गॉन थ्रू द, इतनी महंगाई हो गई है कि ये जो 1.5-2 लाख वाला भी तनख्वाह वाला है, उसकी जिंदगी बहुत अजाब में है, इस वक्त मुश्किल में है। देयरफॉर इकोनॉमिक क्राइसिस की सोल्यूशन पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने से आती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में हैंड एंड ग्लव चलती है। कल खुद मरियम साहिबा टीवी पे कह रही थी कि जी हमें यहाँ ले आए कि हमारे से तो कोई सफीर नहीं मिलता, और ये 6 महीने पहले इमरान खान वो थे कि हमारे जाने से हफ्ता पहले पूरी दुनिया, आलम इस्लाम के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ मौजूद थे और सारी दुनिया हमारे पास आ रही थी, मिल रही थी। जहां भी गए वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। मैं आपको सिर्फ एक 30 सेकेंड्स मोर, जब हम अमेरिका गए थे 2019 में, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके खिलाफ इमरान खान का स्टेटमेंट भी था और बयान भी था, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, वो जो वर्किंग लंच था हमारा जिसमें ट्रंप साहब भी थे और हमसे मुझे भी, आई वाज देयर, और सारे और भी सारे सीनियर लोग थे खान साहब के साथ। ट्रंप ने वहां कहा कि हमने आपको A+ रिसेप्शन किया है। सो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा जी व्हाट इज द क्राइटेरिया? उसने कहा C वो होता है जब कोई स्टाफर आपको बाहर किसी भी स्टेट गेस्ट को रिसीव करता है व्हाइट हाउस में। B होता है कि कोई असिस्टेंट या डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करे। A वो होता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको रिसीव करे। A+ ये होता है कि प्रेसिडेंट खुद आपको बाहर करे। सो देयरफॉर पाकिस्तान वहां था। ये खुद कहती है हमसे सफीर कोई नहीं मिलता। अच्छा अली जैदी साहब, जाते जाते 2 सवालों के मुख्तसर हमें जवाब दे दें। आपके जो वज़रा है तहरीक इंसाफ के, वो सोशल मीडिया पर टीज़र दे रहे हैं, 6 दिन 7 दिन का काउंटडाउन दे रहे हैं। तो 6-7 दिन में कोई तहरीक का आप लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, और फिर जो इमरान इस्माइल साहब बात कर रहे हैं कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर हुकूमत लपेट दी जाएगी, तो वो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? यही तो स्ट्रेटजी है। अच्छा, किसी को हमारी स्ट्रेटजी पता नहीं, कभी भी स्ट्रेटजी ओपन। ज़ैदी साहब, आपको पता है या किसी को भी नहीं पता? देखें, ये भी फॉर मी टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। जी, कभी टीवी पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज नहीं डिस्कस होती, लोग करते हैं वो इम्पोर्टेंस के लिए। हमें जो पता है
बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें नहीं भी आप लोग पता। सोशल मीडिया पर तो दे रहे हैं काउंटडाउन, सोशल मीडिया पर तो काउंटडाउन दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शायद 7 दिनों में आपको इसी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है आगे हो जाए, हो सकता है 7 दिन में हो जाए। तहरीक में तो हम हैं, वी आर इन द मिडिल ऑफ अ तहरीक। सही, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली जैदी साहब ने कहा कि हो सकता है कि चंद दिन में तहरीक का आगाज़ हो जाए, हो सकता है कि वक्त से पहले हो जाए। मिडल ऑफ द तहरीक इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद है। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेक्सला में जलसे से खिताब किया और उन्होंने अपनी तहरीक के हवाले से बात की और कहा कि ये तहरीक मुल्क के मुस्तकबिल के लिए है। इस तहरीक में आप मेरा साथ दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। प्रोग्राम में हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी भी मौजूद थे और उन्होंने भी हमें बताया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ मिडल ऑफ द तहरीक मौजूद है। तो साद रसूल साहब, अब हम ये समझें कि आने वाले चंद दिनों में या 1-2 दिन में तहरीक इंसाफ एक बड़ी कॉल देने जा रही है तहरीक की, और जैसा कि तहरीक इंसाफ जो है वो तवक्को कर रही है कि अवाम का समंदर उनके साथ होगा, लोग उनकी तवक्को के मुताबिक इस तहरीक में शामिल होंगे और तहरीक इंसाफ अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने में कामयाब भी हो जाएगी। देखिए, क्या तहरीक इंसाफ अगले चंद दिनों में कोई कॉल देना चाहती है, ये कॉल देगी, ये तो कहना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल 2022 इस साल के अप्रैल से, उसके बाद से लेके अब तक जो पिछले 5-1 महीने गुजरे हैं, इसमें हर 10 दिन बाद पता चलता है कि बस अगले 10 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ हो सकता है कि कॉल दे दे। फिर पता चलता है कि अभी ये बाई इलेक्शंस हो जाएं तो कॉल दे देंगी। फिर पता चलता है कि ये भी सैलाब के मसला थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो हो सकता है कॉल दे दें। अगर कल का वीकेंड गुजर जाए तो कॉल दे देंगी। अगर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया तो कॉल दे देंगे। तो ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ की क्या वजूहात हैं कॉल देने की या रोकने की, या क्या वो टाइमलाइन होगी, या वो कौन सा इवेंट है जो अगर ट्रिगर हो गया तो एक लॉन्ग मार्च की कॉल होगी। तो मैं तज्ज़िये में तो इसके ऊपर मेरा ख्याल क़यास आराई नहीं कर सकता। जो दूसरा आपने सवाल पूछा, और अभी हम अली जैदी साहब से भी पहले बात कर रहे थे, तो आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या पब्लिक उसके अंदर उस तरह पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। बज़ाहिरन तो लगता यह है कि पब्लिक बहुत सी इमरान खान साहब के साथ निकलेगी, और हम पब्लिक की भी और इमरान खान साहब की भी सेफ्टी और दीगर चीज़ों के दुआ गो हैं। लेकिन मेरा अली जैदी साहब से थोड़ा डिसएग्रीमेंट है इस बात पे। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। आवाम की आप जितना भी उसमें पैशन डाल लें, आपकी जो भी दीगर बातें हों, जो सियासतदान हैं उनका फुल टाइम काम है कि वो सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और सियासत करते हैं। ये उनका प्रोफेशन है। वो करते रोज़ सुबह उठ के घर से खुदाफिज कह के नहा धो के जो दफ्तर जाते हैं, जिस तरह बाकी तमाम लोग नौकरी पेशा लोग, कोई इसी तरह सियासतदानों का प्रोफेशन है कि वो सुबह उठ के नौकरी करते हैं। जो बाकी लोग हैं आपके मेरे जैसे, उन्होंने कोई दीगर 1-2 और भी ज़िंदगी में काम करने हैं, कुछ उनकी मजबूरियां हैं, कहीं उन्होंने जाना है, किसी को जवाब देना है, कोई काम करना है, कुछ डिलीवर करना है। तो ये नहीं हो सकता कि जो लोग वैसे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं वो एक स्ट्रेच पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसकी कोई हद आपको नज़र ना आ रही हो, उसके लिए वो तैयार रहें कि हम हमेशा इमरान खान साहब अगर आज शाम कॉल देंगे, अगले हफ्ते देंगे, तो मैं और आप और हम सारे उसके अंदर उसी जोश व वल्वले से शामिल होंगे। मेरे ख्याल में क्राउड्स के इस तरह के पैशंस की कुछ मोमेंट्स होती हैं जिसके अंदर कुछ पॉलिटिशियंस उनको कैपिटलाइज करते हैं। अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि उस मोमेंट को भी थोड़ा डिले करना चाहिए किसी स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, तो वो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जितनी भी देर पीटीआई इसके अंदर लगाएगी, ये तो कहना नामुमकिन है कि कब वो कॉल देगी या कब लॉन्ग मार्च होगी या होगी या भी नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इसको जितना डिले करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स हो सकता है उतना इम्पैक्ट हो। ही आप कह रहे हैं कि जितना डिले करेंगे हो सकता है कि पब्लिक रिस्पांस जो है उतना जो है इस पर इम्पैक्ट हो। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक तरफ जो हुकूमत ने फैसला किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो एक तहरीक के मूड में नज़र आ रही है,
आप समझते हैं कि सियासतदानों के लिए ये वक्त है मुल्क की अहम मसाइल को पसे पुश डालकर, जिनमें सैलाब है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, मईशत है, इस पर मिल बैठने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ केसेस या फिर जो है वो किसी तहरीक का आगाज़ किया जाए? और ये दुरुस्त फैसला है दोनों सियासी जमातों का? इससे पहले मैं साद रसूल साहब की गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी जी। साद रसूल साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इसमें जितनी ताख़ीर करेंगे उसमें पब्लिक रिस्पांस जो है वो इसमें अफेक्ट हो सकता है। उसकी रीज़न ये है, देखें, एक जानिब तो हुकूमत जो है उसने जैसे तैसे करके भी डॉलर नीचे लेकर आना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक वैसे तो ये बहुत पहले इस पर इस तरह बात हो चुकी है जी 180 185 पे आना है, लेकिन जिस तरह इसहाक डार साहब, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगर वो डॉलर नीचे ले आते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनके हवाले से IMF को वो सैलाब की वजह से कोई रिलीफ ले लेते हैं, और अभी बहुत सी हमारे मुल्क में इनफ्लो आना है इमदाद की सूरत में, वर्ल्ड बैंक से आना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आना है, उनकी मंजूरी हो चुकी है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो आएगा। महंगाई कम नहीं होगी लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, जब इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा तो दूसरी जानिब एक और बड़ा हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर क्या था, वो था इमरान खान साहब का बयानिया। इमरान खान साहब के बयानिए को एक धचका लगा है। ये जो साइफर वाला मामला हुआ है, इसमें जो साजिश वाला बयानिया है उसको धचका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये उनके रिएक्शन से भी नजर आ रहा है। इमरान खान साहब कॉल नहीं देना चाहते थे, अभी भी वो कॉल नहीं देना चाहते। उसकी रीजन ये है, इमरान खान साहब खुद ये समझते हैं, कह चुके हैं कि 25 मई को कॉल नहीं देनी चाहिए थी। 25 मई को उन्होंने कॉल क्यों दी थी? जब उन्हें पता चला कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अचानक वो पेशावर पहुंचे, उन्होंने अचानक कॉल दे दी, और उसके बाद उसके जो असरात आए, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो कॉल देने का दुरुस्त वक्त नहीं था। अब भी इमरान खान साहब कॉल नहीं देना चाहते, तो उसकी रीजन ये है कि आगे लायहा अमल उनके पास नहीं है जी। क्या होगा शारे दस्तूर पर अगर वो आकर बैठ भी जाएंगे और उसमें हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं करती, हुकूमत वो नहीं गिरा सकते, तो ये तो उनका आखिरी पत्ता है जो उसको शो कर देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब पर भी एक दबाव है। इमरान खान साहब को अब पार्टी के अंदर से भी कहा जा रहा है, और उनके कारकुन भी ये कह रहे हैं कि ये कॉल दी जानी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान अब खुद भी समझते हैं कि उन्हें अब दीवार से लगाया जा रहा है। खास तौर पे आज जो कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो काबीना ने फैसला किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगरचे मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी की फाइंडिंग्स में से निकलना कुछ भी नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी GITs बनी, और अब देखे ना, सबसे बड़ी पनामा की GIT बनी थी, आज उसकी रिपोर्ट मानने को तैयार कोई नहीं है। उस वक्त ऐसा लग रहा था, आप कह रहे हैं GIT से आपको नहीं लगता इमरान खान साहब की देखें, इमरान खान साहब की जो तहरीक है ना, इमरान खान साहब की तहरीक, वो हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए है। हुकूमत के लिए ये दर्दे सर जरूर है कि इससे निपटना कैसे है, और हुकूमत ने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं किया। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं कि इसको किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना अगर होता है। अच्छा, जहां तक आपका सवाल था कि करना चाहिए जी इस सारे मामले पे, इनको केसेस बनाने चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए। अब देखें, ये तो दोनों जानिब से सियासत हो रही है ना। 4 महीने से खान साहब सियासत करते आ रहे हैं साइफर के ऊपर। अब हुकूमत ने जब इस पर इसको सियासी तौर पर और कानूनी तौर पे आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। नुकसान मुल्क का हो रहा है, स्टेबिलिटी जो है उसको दोनों जानिब से हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तरफ से साइफर पर की जा रही है। साद रसूल साहब, मुझे जल्दी से ये बता दें, आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो फैसला किया है कि FIA से इस मामले की तहकीकात कराई जाए, उससे ये मामला जो है वो ये गुत्थी सुलझ जाएगी, या आप समझते हैं मामला मजीद जो है वो खराब हो जाएगा? देखिए, अगर आपका ये ख्याल है कि अगर आपका ये सवाल है कि राना सनाउल्लाह साहब के ताबे एक कमेटी बनी हुई जिसमें दीगर सियासतदान भी होंगे और वो एक इन्वेस्टिगेशन करवाएगी कैसे महकमे के थ्रू, जो कि FIA का महकमा है, जो राना सनाउल्लाह साहब के बिल्कुल डायरेक्टली ताबे है, जिसमें उन्होंने बाय द वे अभी महीना पहले DG FIA राय ताहिर साहब को चेंज किया, अभी महीना 1.5 महीना पहले, इस जवाज़ पे कि वो हमारी बात नहीं पूरी मान रहा था
कि वो महकमा इस सेटअप के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा साइफर का? अगर आपका ये सवाल है तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसमें किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे किसानों के धरने के हवाले से। आज 5वां रोज़ है, क्या उनसे कोई मुज़ाकरात हुए, उसका क्या बना, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। किसानों के धरने को ये 5वां रोज़ है और अभी तक जो है वो मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। किसान इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो बनी गाला के बाहर भी धरना देंगे। पंजाब हुकूमत से भी वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए और नहीं तो हम ये धरने को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साद रसूल साहब, आप क्या समझते हैं कि डेडलॉक की क्या वजह हो सकती है? क्या किसान जो हैं वो कोई ऐसे मुतालबात सामने लेकर आ गए जिसे हुकूमत जो है वो मंजूर करती ही नहीं? वो कह बस ये रहे हैं कि महंगी खाद हमें ना दो। बिजली के बिलों के खिलाफ भी वो लोग धरना दे रहे हैं कि जनाब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए, हमारी इतनी सकत नहीं है कि हम ये बिल भर सकें। देखिए, किसान जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसके अंदर तो तकरीबन आप और मैं और हम सारे लोग जो कि उस तरह एक्टिव कोई किसान नहीं है तो वो भी इस बात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई बात तो दुरुस्त है कि कैसे लोग इस महंगाई में रहें, कैसे आगे काम बढ़ाएं। लेकिन इससे भी जो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है मेरी नाक़िसी राय में वो ये है कि हर हुकूमत के अंदर एहतजाज किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लोग करते भी रहते हैं, उनका हक भी है और हुकूमत का काम है कि वो उन एहतजाज जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ बैठ के कोई मुस्बत उसकी कार्रवाई ढूंढे। अगर नहीं भी हुकूमत कर सकती अपने रिसोर्सेज में तो चलें उनसे प्यार से शफकत से बात तो करें। आपने कल अगर किसान के जो यहाँ पे लोग आके बैठे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव का बयान सुना हो तो वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमें मीटिंग में फरमाया कि ऐसे ना हो कि जो तैयारी हमने इमरान खान के लिए की हुई है वो पहले तुम पे हम प्रैक्टिस कर लें। देखिए, खुदा का खौफ खाना चाहिए इस मुल्क के अंदर, लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। वो लोग हैं बेचारे गरीब जो आपको मुझे अपनी खेत से हम सब के लिए गंदम उगाते हैं और उसी के अंदर से कुछ अपना गुजारा भी करते हैं उसको बेच के। उनके ऊपर एक महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ है। वो अपनी हुकूमत जिनको उन्होंने खुद इलेक्ट किया उनके पास आके ये वो दो अपने दुखड़े सुनाने चाहते हैं। तो वापसी पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसे ना हो कि हम तुम्हारी पे वो प्रैक्टिस कर दें उस चीज़ की जो हमने इमरान खान के लिए तैयार की हुई है। किस तरह की रियासत है ये? आप ना माने उनकी बात, आप ना करें किसान की डिमांड्स पूरी, मेहरबानी करके उनसे मुस्कुरा के शफकत से बात तो कर लें। दिल वड़ाई साहब की जानिब जाते हैं। दिल वड़ाई साहब, आपकी नज़र में ये कौन से मुतालबात हैं और क्या ऐसे कोई नाजायज़ मुतालबात है जिन्हें ना पंजाब हुकूमत मान सकती है ना विफाक मान सकता है? जी, जो मुतालबात मेरे इल्म में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि गंदम की जो इमदादी कीमत है ये 4,000 रुपये तक की जाए, ट्यूबवेल के लिए बिजली टैरिफ जो है ये फ़िक्स किया जाए, मुख्तलिफ स्लैब्स ना बनाई जाएँ। फिर इसके अलावा जो इजाफी टैक्सेस हैं बिलों में वो वापस लिए जाएं क्योंकि उससे उनकी जो पैदावार है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो बड़ी महंगी बनती है। फिर इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है और ये इशू अभी से नहीं है, ये कई महीनों से बल्कि गुज़िश्ता साल से ये इशू है। जो यूरिया खाद है वो ब्लैक में मिल रही है तो वो 5-5 गुना ज़्यादा कीमत पर ये किसानों को मिल रही है। तो देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक ज़री मुल्क है लेकिन वहाँ पर इस ज़री मुल्क में, यहाँ कैपिटल में किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से इन बैठे हुए किसानों के जो मुतालबात हैं उन पर कोई भी कान धरने को तैयार नहीं है, कोई भी तवज्जो देने को तैयार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इन बेचारों के साथ कोई बड़ा लीडर नहीं है, इनके साथ कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई जिसको टेलीविजन चैनल दिखा सकें, जिनको कवरेज मिल सके, जिनको सियासतदान जिनकी जानिब तवज्जो कर सकें।
तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं ब्लू एरिया में, जिना एवेन्यू पर बैठे हुए हैं। इनके मुतालबात जो हैं वो जिस तरीके से इनको डील किया जा रहा है बड़ा ही हैरानकुन है। और जरी मुल्क के अंदर आपके मुल्क में चेयरमैन किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि जो आपके मुतालबात हैं उन पर कोई मुज़ाकरात करने के लिए आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का मशकूर और आपके प्रोग्राम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी, वरना तो हम लोग जैसे आपने कहा कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमें दिखाया जाए, लेकिन जिस तरह मीडिया ने मुझे दिखाया है तो मेरा जो राइट है इंशाल्लाह मिल जाएगा। 2 दफ़ा मेरा मुज़ाकरात के दौर हुए, लेकिन दोनों दफ़ा नाकाम हुए। जब हम कल शाम को राना सनाउल्लाह साहब से मुज़ाकरात किए तो वापस आए तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं माने उन्होंने, लेकिन जैसे आके हमने रेड जोन की तैयारी की तो पीछे से इंतज़ामिया ने मेरे से दोबारा रब्ता किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस बात कराई। उन्होंने कहा कि कल 4 बजे या 5 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कराएंगे, जो आपके इश्यूज़ हैं वो हल करेंगे। अच्छा। मैं अगर इशू आपके अपने बता दूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं ये कि इस टाइम सिंध, KPK और बलूचिस्तान में मेरे जो ज़राअत का रकबा था जिसमें मैंने गंदम काश्त करनी थी वो 70% के करीब उसमें पानी खड़ा है जो मैं काश्त नहीं कर सकता। बाकी मेरे पंजाब का, जनूबी पंजाब के 2 डिवीज़न हैं। इसी तरह अब ये देखें कि मेरा 50% तो रकबा पानी में डूब गया है, जो 50% बचा है उसमें मैं DAP 15,000, यूरिया ब्लैक में 15,000, डीज़ल इतना महंगा और बिजली का पर यूनिट जो पर रेट जो यूनिट दे रहे हैं वो 40 रुपये में। अभी मेरे पास एक बिल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे 4 लाख रुपए 4 एकड़ के ज़मींदार को बिल आया है। 1,80,000 बिल है और 2,20,000 उस पर टैक्स हैं, और बारिशों के दौरान मेरा टरबाइन या ट्यूबवेल नहीं चला। आप यकीन करें, अगर पाकिस्तान ने, मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर आपने गंदम काश्त नहीं करवाई, टाइम पे किसान को सहूलतें प्रोवाइड नहीं की, तो 50% तो रकबा पहले डूबा हुआ है। तो मेरे मुल्क में गंदम आटे का कहत आ जाएगा, जिससे मेरा मुल्क। जी ये बताइए कि आपने बिल्कुल बात दुरुस्त फरमाई, सैलाब की वजह से जो हमारी फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये इनसे ज़रूरी तो क्या ही बात हो सकती है। एक तरफ आपने कहा अभी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सपेक्टिव से आपको कोई मैसेज भिजवाया गया, कल 4 बजे मीटिंग है। मुझे जो याद पड़ता है कल आपका टेलीविज़न पे कुछ बयान इस तरह का भी चल रहा था कि इससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से शायद कोई थ्रेट भी आपको मिला कि ये ना हो कि जो इमरान खान साहब की तैयारी है हम आप पे कर दें। ये इसी तरह है कि मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो छड़ी हैं जो कि नहीं करना चाहते। कुछ बताएंगे ज़रा आपकी नेगोशिएशंस का? जी बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले तो जब हम मुज़ाकरात गए तो तारिक बशीर चीमा साहब उधर मौजूद थे। जाते ही उन्होंने आए और टांग पे टांग रखी और बैठ गए और किसी किसान को हकीर समझा, सलाम तक भी नहीं बोला ना लिया। 2 मिनट बाद बोले कि किसान, हाँ बोलो क्या किसानों क्या मसला है, आप रोज़ आके बैठ जाते हो। मैंने कहा चीमा साहब हम किसान हैं, हम रुल जाएंगे, आप भी किसान हैं। लगता है कि अब आपको मिनिस्ट्री या कोई पैसा वैसा बहुत आ गया है, इस वजह से आप इस तरह की बात करते हैं। जो गरीब किसान है वो तो मरा पड़ा है। उस पर उसका रवैया बड़ा था और उठ के चला गया। उसने कहा जो ऐसे किसानों से मैं ऐसी तंजीमें कहीं फिर रही हैं। दूसरा, उसके बाद जब हम उठ के आ गए, फिर राना सनाउल्लाह ने बुलाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने मुझे 10 बजे नोटिफिकेशन भेजा, उसमें लिखा था कि जो आप बिजली के बिल पेड करने हैं आपने इस महीने में, उसको डेफर करवा दिया है 10 तारीख तक। लेकिन ये कोई हल नहीं था। मैं वापस जाता अपने लोगों को 10 तारीख को, जब मैं बिल भरने जाता तो पहले 40 रुपये था, अभी 50 रुपये यूनिट होता, तो मैं क्या करता। तो वो मेरा ऐसा वो चीज़ थी जो मुझे काबिल कबूल नहीं थी। और इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट में आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ सियासत नहीं है। हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला है, उसने 4 दिन हमें जलील किया आने से पहले कि मैं जाने नहीं दूंगा, गिरफ्तार कर लूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये सारी पार्टियों के लीडर किसानों की बात करते हैं, मेरे किसानों से वोट लेके आते हैं। जब हम किसान इनकी तरफ आते हैं, सूबाई गवर्नमेंट लाहौर हो, फेडरल और यूरिया का जो मामला है, स्मगलिंग का, इसका जो ब्लैक में मिलने का मामला है यूरिया का, ये अभी का नहीं है, ये कई महीनों से चलता आ रहा है। गुज़िश्ता साल भी ये हम देखते आ रहे, सुनते आ रहे। ये असल मामला क्या है, क्यों ब्लैक में मिल रही है, असल मामला क्या बताया जाता है? सर इसमें यह है कि एक मिडल मैन है जिसको डीलरशिप दी हुई है कंपनीज ने।
उसमें उसने गारंटियाँ दी हैं। मेरा तो गरीब किसान है, वैसे उनका जो लॉ है, जो फैक्ट्रीज़ का लॉ जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, उसमें वो किसान को डायरेक्ट खाद दे सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट खाद नहीं देते, वो अपने डीलर को देते हैं। डीलर बड़ी बड़ी माफिया है, दिनों में अरबपति बन गए हैं, वो अपनी खाद नहीं देते, वो उनको पता है जी। तो वो जो शार्टेज हो जाती है वो शार्टेज करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम 50% तो खाद मेरी जो है ना, मेरी ज़मीन में लग ही नहीं रही, तो आज भी मुझे खाद शार्टेज मिल रही है। ये गवर्नमेंट के इदारे, मिनिस्टर फूड एंड सिक्योरिटी और ये सब उन फैक्ट्रियान से, मालकान से मिलते हैं और डीलरशिप मिल के उसको शार्टेज करते हैं और प्रोडक्शन उतनी आ रही है। अभी रकबा 50% में काश्त नहीं, प्रोडक्शन फैक्ट्री वही कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शार्टेज में मिल रही है। खालिद हुसैन साहब, अब ये बता दीजिए कि अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? 5 रोज हो गए आप लोग यहाँ पर धरना दिए बैठे। तकरीबन मैम 6-8 दिन हो गए, 2 दिन से तो हम चले हुए हैं, 6 दिन के करीब ये हो गया, तो हम 8-9 दिन से इधर बैठे हुए हैं। अब लगता है अगर मेरे कल मुज़ाकरात नहीं होते या मुझे वो मेरा फ्लैट रेट नहीं करते तो मैंने रेड जोन जाना है। आप यकीन करें, पहले हम किसान कम आए थे, लेकिन अब किसान पूरे पाकिस्तान से, अभी मेरे पास कश्मीर से, KPK से, आपने कहा कि पहले कम किसान थे, अब और किसान भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो आप कह रहे हैं कि जनाब आप लोग रेड जोन जो है वहां पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।